Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। जैसा कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट हम कहेंगे, क्योंकि लोकल एक्ट है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पूछा जाता है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली हम बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के साथ साथ टच नहीं करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 को। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ जजमेंट राइटिंग करना चाहते हैं या जजमेंट राइटिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं जो कि सिविल और क्रिमिनल की होंगी, या फिर आप मेरे साथ पेड कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट को समझना कि इस एक्ट में है क्या और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट वैसे तो ये 2011 का है, पर ये एक्ट नंबर 19 है 2012 का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप अपने नोट्स में नोट कर लें कि ये एक्ट नंबर 19 है ऑफ 2012। इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा पूरा का पूरा एक्ट भी कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट सेक्शन है हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। देखिए इस पूरे एक्ट को हम कहेंगे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट आखिर लगता कहाँ पे है, किस जगह पर अप्लाई होता है। तो उसके लिए ये बात हमें बताई गई है सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में। क्या कहते हैं यहाँ पे ये बताया गया है सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में क्या कहते हैं, ये कहाँ पर लगता है, पहले इस बात को समझिए। ये कहते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑफ छत्तीसगढ़ के जो म्यूनसिपल एरियाज़ हैं उन पर लगता है, पहली बात। दूसरी ये कि अगर इसके अलावा, इस म्यूनसिपल एरिया के अलावा किसी और म्यूनसिपल एरिया पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट को अगर लगाना है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी। समझ में आ गया? सिर्फ इतना ही है। अब आपको करना क्या है, इसको ईजीली पढ़ लेना। मैंने आपको समझा दिया क्या कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल कहाँ लगता है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑफ छत्तीसगढ़ के म्यूनसिपल एरियाज़ पर। उसके अलावा भी म्यूनसिपल एरिया होंगे छत्तीसगढ़ में तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। हम इसकी नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 2 पे, जहाँ पर हमें डेफिनेशंस दी गई हैं। यस, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 2, जो कि है डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर द जुडिशल सर्विसेज एग्जाम। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 डील करता है अकोमोडेशन में। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अकोमोडेशन की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है। तो सबसे फर्स्ट जो क्लोज है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 वहाँ पर दी गई है। क्या कहते हैं, अकोमोडेशन में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ये अब यहाँ पे आपको समझना है। ये कहते हैं सबसे पहले अकोमोडेशन का मतलब है एक बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग या फिर इसका कोई पार्ट, सबसे पहला। नंबर 2 पे आपने 2 चीज़ें याद करनी है। सबसे पहला बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पार्ट, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। अब ये पार्ट जो है ये रेसिडेंशियल भी हो सकते हैं और ये नॉन रेसिडेंशियल भी हो सकते हैं। तो ये रेसिडेंशियल पार्ट भी हो सकता है और ये नॉन रेसिडेंशियल पार्ट भी हो सकता है। और ये वो पार्ट है जो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को दिया है, तभी तो इस पे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट लग रहा है। और साथ ही इस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई ओपन स्पेस है तो वो सीढ़ियां हैं, अब देखो किराएदार है तो सीढ़ियां भी यूज़ करेगा, स्टेयर केस है तो वो भी इसके अंदर आएगा, कोई ग्राउंड है तो वो भी इसके अंदर आएगा, गार्डन, गैरेज और वो सभी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ जो इन लैंडलॉर्ड और टेनेंट का आपस में अग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि बिजली, पानी, ये सभी अकोमोडेशन के अंदर आएंगे। और लास्ट में क्या कहते हैं
and amenities forming part of the agreement between them of any land which is not being used for agriculture purpose। ये जो लास्ट लाइन है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कोई लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती है वो अकोमोडेशन में आएगी। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अकोमोडेशन में एग्रीकल्चर लैंड आती है, तो नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दोबारा से रिवाइज करते हैं, अकोमोडेशन में क्या क्या आता है, बिल्डिंग का कोई भी पार्ट, और ये पार्ट रेसिडेंशियल भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंशियल भी हो सकता है, और वो पार्ट जो कि लीज्ड आउट किया है लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को, और इसके अंदर ओपन स्पेस, स्टेयरकेस, ग्राउंड, गार्डन्स, गैरेज। तो आपको ध्यान रखना है 3 G है यहाँ पर। एक तो आपको बताता है ग्राउंड्स, दूसरा बताता है गैरेज, और तीसरा बताता है गार्डन, और वो सभी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ जो इनका आपस में अग्रीमेंट हुआ है। बिल जिसके अंदर पानी का बिल भी होगा, बिजली भी होगी, और भी जो फैसिलिटीज़ दी हैं, क्या फर्निश्ड दिया है, नॉन फर्निश्ड दिया है, वो सभी। पर एग्रीकल्चर लैंड या वो लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होती है वो एमिनिटी अकोमोडेशन में नहीं आती है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, जो कि डील करती है अग्रीमेंट से। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो कि दोनों के बीच का अग्रीमेंट हुआ है। अब ये अग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ है, ये हमें दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। क्या कहते हैं, मीन्स एनी रिटन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि जिस अग्रीमेंट की बात रेंट कंट्रोल एक्ट में की गई है वो किस तरीके का एग्रीमेंट है, तो वो रिटन एग्रीमेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारा रेंट डीड जो बनती है वो रिटन ही होती है ना, तो इसको आप ऐसे लिंक करके इसको लर्न कर सकते हो। एग्रीमेंट मतलब रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। यस, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, जो कि डिफाइन करती है डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जो कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में जो डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं वो ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होंगे। अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, हैबिचुअल डिफॉल्टर। हैबिचुअल डिफॉल्टर आप किसे कहोगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये कहते हैं 12 महीने में अगर कोई टेनेंट 3 या 3 से ज़्यादा बार कभी किसी ड्यूज़ का डिफ़ॉल्ट करता है, पे नहीं करता है, तो उसको हम हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर कहेंगे। यानी 1 साल में अगर कोई किराएदार 3 या 3 से ज़्यादा बार पूरा रेंट नहीं देता, जितने ड्यूज़ हैं लैंडलॉर्ड के वो नहीं देता एज पर एग्रीमेंट, तो उसे हम कहेंगे हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर। क्लियर हो गया, ईजी है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड कौन होगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में दिया गया है। लैंडलॉर्ड कौन है, सीधी सी बात है, लैंडलॉर्ड वो बनता है जो रेंट रिसीव करेगा। अब क्योंकि हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये इतना इजी भी नहीं होगा, एग्जाम में इतना इजी भी नहीं पूछ लेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड का मतलब है वो पर्सन जो कि रेंट रिसीव करेगा या फिर एंटाइटल होगा रेंट रिसीव करने के लिए उस एकोमोडेशन की जिसको रेंट पर दिया गया है। अब ये बंदा जो रेंट रिसीव करेगा ये ओन अकाउंट भी कर सकता है, मतलब खुद की इसकी ज़मीन भी हो सकती है, खुद ये मालिक भी हो सकता है, और ऑन अकाउंट ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन, या फिर किसी और के बिहाफ पर भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लैंड किराए पर दी है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जाके मैं रेंट कलेक्ट करूं, तो मैंने किसी बंदे को असाइन कर दिया कि तुम मेरे बिहाफ पर रेंट कलेक्ट करोगे, तो वो भी लैंडलॉर्ड ही माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। ठीक है, या फिर कोई ट्रस्टी है वो भी जो रेंट रिसीव कर रहा है, या कोई गार्जियन है जो रेंट रिसीव कर रहा है, और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन, अगर कोई रिसीवर है किसी और के बिहाफ पर रेंट कलेक्ट कर रहा है, और हु वुड सो रिसीव द रेंट और टू एंटाइटल टू रिसीव द रेंट, या रिसीव कर रहा है क्योंकि वो किसी और के बिहाफ पर किसी और ने उसको बोला हुआ है कि तुम रिसीव करो, या वो बंदा खुद से एंटाइटल है रेंट रिसीव करने के लिए किसी भी एकोमोडेशन का जो कि किराए पर दी गई है, तो वो बंदा लैंडलॉर्ड कहा जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम म्यूनिसिपल एरिया पर। देखो अभी हमने सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑफ दी छत्तीसगढ़ के जो भी म्यूनिसिपल एरियाज़ होंगे उन्हें हम म्यूनिसिपल, उस पर ही ये छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट लगेगा। अब ये यहाँ पर सबसेक्शन 6 में डिफाइन कर रहे हैं कि म्यूनिसिपल एरिया
हम किसे कहेंगे? तो ये कहते हैं म्यूनिसिपल एरिया मीन्स एरिया और नगर पंचायत एरिया, यानी दो तरीके के म्यूनिसिपल एरिया का मतलब, एक तो म्यूनिसिपल एरिया, ठीक है, और दूसरा नगर पंचायत एरिया एज डिफाइंड अंडर छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। अब ये नगर पंचायत एरिया क्या है? ये आपका छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है और छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है। तो सिंपल सा है, म्यूनिसिपल एरिया का मतलब म्यूनिसिपल एरिया या फिर नगर पंचायत एरिया। अब नगर पंचायत क्या है? जो कि छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल एक्ट में डिफाइन किए गए हैं। यहाँ से कभी डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आया है, पर सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 किससे डील करता है ये आ सकता है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है। नोटिफिकेशन का मतलब है रेलेवेंट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। कभी ऐसा मत सोचना कि कभी ये नहीं आया हुआ है तो नहीं आएगा, क्योंकि छोटा सा एक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो। ओल्ड एक्ट मीन्स छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, ठीक है, पुराना ये था, अभी हमारा 2011 वाला है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। ये डील करता है आपका रेंट से। रेंट का क्या मतलब है? रेंट मीन्स कंसिडरेशन पेबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट अकोमोडेशन। आपने अपनी कोई अकोमोडेशन किसी टेनेंट को दी है, तो टेनेंट से आप जो कंसिडरेशन रिसीव करोगे उसे हम कहते हैं रेंट। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। क्या कहते हैं? रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर का क्या मतलब है? इस एक्ट को हम पढ़ेंगे। इस एक्ट के सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है रेंट कंट्रोलर को, ठीक है। तो वहाँ इनकी डेफिनेशन दी गई है। बेसिकली आपका ये आ सकता है कि रेंट कंट्रोलर कहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, तो डिफाइन किए गए हैं आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में। और कौन होता है रेंट कंट्रोलर? तो वो होता है जो कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल कहाँ पर है आपका? जो कि आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट रिपील्ड एक्ट का क्या मतलब है? रिपील्ड एक्ट का मतलब है छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 में जितने भी अमेंडिंग एक्ट रिपील हुए हैं वो सभी इसके अंदर आएंगे। इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ देखिए, नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल न्यूसेंस क्या है? एक ऐसा टेनेंट जो कि शेड्यूल 4 के सीरीज नंबर 10 में कुछ एक्ट बताए हुए हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं आपको शेड्यूल 4 बताऊंगी। तो आपको बेसिकली अभी इतना ध्यान रखना है कि शेड्यूल 4 के सीरीज नंबर 10 में कुछ एक्ट्स बताए हुए हैं। वो एक्ट्स अगर कोई टेनेंट बार बार करता है मीन्स वो सोशल न्यूसेंस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो और इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि टेनेंट कौन है। मैं पहले समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट की लैंग्वेज बताऊँगी। देखो, टेनेंट का मतलब है वो पर्सन जो कि लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगा क्योंकि वो उस अकोमोडेशन को यूज़ कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो पर्सन जो कि टेनेंसी ख़त्म होने के बाद भी टेनेंसी को कंटिन्यू कर रहा है, उसे भी हम टेनेंट कहेंगे। अब क्योंकि आपको नंबर 2 समझ में आ गया, तो इसी से लिंक करके आप थर्ड पॉइंट समझेंगे कि अगर किसी टेनेंट के खिलाफ कोर्ट से कोई एविक्शन का ऑर्डर या डिक्री आ चुका है और फिर भी वो टेनेंसी को कंटिन्यू कर रहा है, तो वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। दोबारा से मैं समझा रही हूँ, टेनेंट वो है जो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगा क्योंकि वो उनकी अकोमोडेशन को यूज़ कर रहा है। नंबर 2, टेनेंट वो है जो टेनेंसी ख़त्म होने के बाद भी टेनेंट रह रहा है उस अकोमोडेशन में, वो भी टेनेंट है। नंबर 3, अगर कोई टेनेंसी कोर्ट ने टर्मिनेट करी है बाय एविक्शन ऑर्डर या डिक्री, तो फिर भी वो टेनेंट अगर कंटिन्यू कर रहा है तो वो टेनेंट नहीं है। इतना समझ में आया? अभी के लिए इतना समझो और डायरेक्ट की लैंग्वेज को पढ़ो। ये कहते हैं द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज बट फॉर a contract expressed or implied would be payable for any accommodation to his landlord। मतलब इस टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में एक एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी है और ये बंदा
लैंडलॉर्ड को उस अकोमोडेशन के लिए पेमेंट कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं आगे, इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब टेनेंट की डेफिनेशन को और बड़ा कर रहे हैं। इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज कंटिन्यूइंग इट्स पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। वही बात कि टेनेंसी खत्म हो गई फिर भी ये बंदा रह रहा है उस प्रीमाइसेस में, उस अकोमोडेशन में, अदरवाइज देन बाय ऑर्डर और डिक्री ऑफ एविक्शन पास्ड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। पर अगर उसके खिलाफ एविक्शन की डिक्री या ऑर्डर आ गया है और वो कंटिन्यू कर रहा है तो वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के सब क्लोज 2 पे। ठीक है, क्या कहते हैं, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सब क्लोज 1, यानी जो मेन टेनेंट है अगर इसकी डेथ हो गई तो क्या होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, इन केस ऑफ अकोमोडेशन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो ए में इन्होंने आपको बताया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर प्रॉपर्टी दी है तो हिज सर्वाइविंग स्पाउस, तो इसकी अगर वाइफ है तो वो, अगर ये लेडी थी तो इसका जो हस्बैंड है वो, हिज सन और डॉटर, इसका बेटा या फिर इसकी बेटी। उसके बाद क्या कहते हैं, मदर एंड फादर, इनके मदर, ये बेचारे थोड़े से बुढ़े बना देती हूँ, इनके हाथ में एक डंडी दे देती हूँ ताकि आप समझ जाना, या फिर इनकी मदर। ठीक है, हु हैड बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विद हिम इन सच अकोमोडेशन एज अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली अप टू हिज डेथ। तो ये सभी टेनेंट माने जाएंगे। क्या कहते हैं, कोई बंदा टेनेंट है, उसकी डेथ हो जाती है और वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में है तो उसका स्पाउस, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, ये भी टेनेंट की डेफिनेशन में आएंगे जो मरते दम तक उसके साथ थे। नेक्स्ट आ जाते हैं सब क्लोज बी पे। क्या कहते हैं, इन केस ऑफ अकोमोडेशन लेट फॉर कमर्शियल और अ बिजनेस पर्पस, अगर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है तो कौन टेनेंट होगा, हिज सर्वाइविंग स्पाउस, तो इसकी जो मियाँ या बीवी हम कहें, जो भी हस्बैंड या वाइफ है वो, इसके बच्चे सन या डॉटर, हिज मदर और फादर, और इसकी माँ और बाप, हु हैड बीन ordinarily carrying on business with him in such accommodation as a member of his family up to his death। ये वो नॉन रेसिडेंशियल वाले बंदे हैं जो इसके साथ इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके बच्चे इस बिजनेस का पार्ट नहीं है या इसके माँ बाप इसके बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो फिर वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बताया है कि वो लोग ही नॉन रेसिडेंशियल केस में टेनेंट की डेफिनेशन में आएंगे जो कि उसके मरते दम तक उसके साथ उस बिजनेस में एज अ सन डॉटर, एज अ मदर फादर या एज अ स्पाउस उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे। आई होप सेक्शन 2 क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, और क्या आपको ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है तो भी ज़रूर बताना। कोई चेंजेस चाहते हो, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी बताना, और साथ ही आप अगर मेरे साथ जजमेंट राइटिंग करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 3।